हेलो एंड वेलकम। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस का आज है लेक्चर नंबर 2। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में सीखेंगे हम कि अर्ली इनिशिएटिव्स क्या उठाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई गवर्नेंस के मामले में। इस टॉपिक का आप दूसरा नाम दे सकते हो हिस्ट्री ऑफ ई गवर्नेंस। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहला पेज आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के बारे में, हम पढ़ेंगे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के बारे में, हम ई क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ई क्रांति, और डिजिटल इंडिया जो है और उसके इनिशिएटिव्स के बारे में हम इस लेक्चर में दोस्तों पढ़ेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे टॉपिक इनिशिएटिव्स हिस्ट्री ऑफ ई गवर्नेंस। सबसे पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो एक मिनिस्ट्री बनाई गई। आज़ादी के बाद ही एक मिनिस्ट्री बनाई गई जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, MOC। ठीक है, अभी 1947 के बाद आप आइए 1970 में। तो 1970 में एक डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को इसी मिनिस्ट्री के अंडर रखा गया। अक्सर आप देखते हो मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इस डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को रखा गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन आज ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहां है? आज ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का हिस्सा। अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फिर बाद में बना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज ये यहां पे आपको नहीं मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर, अभी यहां पे लिखा है ना नाउ एज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो मीटी का ये हिस्सा है, आज डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मीटी का हिस्सा है। ओके, अभी ये मीटी का हिस्सा है, ये जो मिनिस्ट्री है, इसके बारे में सर आप बताइए। इसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा, कब बना, कैसे डिवाइड हुआ, सब कुछ बता दूंगा। तो सुनो, 1970 के बाद 1976 आता है तो NIC को बनाया जाता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC। अब इस NIC को भी रखा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ही, लिखा है यहां पे। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जो इसके अंडर रखा गया था, लेकिन आज की अगर बात करें, अभी ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर है ये NIC। सर NIC क्या है? चलो, ये तो डिपार्टमेंट एक बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, ठीक है, लेकिन ये NIC क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर क्या है? तो सुनो, यहां पे लिखा गया है NIC के बारे में अच्छी तरह से। ये क्या है, किस लिए बनाया गया? जितनी भी गवर्नमेंट एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट एप्लीकेशंस, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट एप्लीकेशंस हैं, उनका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर NIC ही है। NIC इतना ही काम नहीं करता, NIC मेंटेन करता है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। जो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है ना, india.go.in, जिसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खासकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सारी चीजें वहां पे लिखी जाती है। तो NIC ही मेंटेन करता है किसको? नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया को। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया क्या है? india.go.in। उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन खास बात यह है उसमें है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, NIC इतना ही नहीं, NIC और भी कुछ करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडी। जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है ना, उनको जो भी सपोर्ट चाहिए होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट सपोर्ट, ठीक है ना, ई गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है, जितना भी उनको इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट होता है ना जरूरत, उसको NIC ही प्रोवाइड करता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। उसके बाद NIC क्या करता है मेरे दोस्तों? NIC के नेशनल डाटा सेंटर्स हैं। देखो मेरे दोस्तों, NIC के नेशनल डाटा सेंटर्स कहाँ हैं? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और भुवनेश्वर। अब एक बात कहना चाहता हूं मैं, ये तो चलो डाटा सेंटर्स है, ठीक है ना, मेन सेंटर याद रखना न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर याद रखना न्यू दिल्ली। अभी कुछ सवाल हैं मेरे जहन में, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा पढ़ा है तो मैं चाहता हूं कि सवाल भी साथ साथ बताऊं। आप मुझे बताइए, आजादी के बाद कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। आप मुझे बताइए, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को पहले किस मिनिस्ट्री के अंदर रखा गया? बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर रखा गया। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आज किस मिनिस्ट्री का हिस्सा है? आज ये हिस्सा है मीटी का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वाई मतलब लास्ट टेक्नोलॉजी में आता है। ओके, उसके बाद आप मुझे ये बताएं, NIC को बनाया गया किस मिनिस्ट्री के अंडर? इसको रखा गया ओरिजिनली MOC के अंडर, लेकिन आज किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये? आज मीटी के अंडर है ये। बताइए NIC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC क्या करता है? गवर्नमेंट एप्लीकेशंस बनाता है, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया को मेंटेन करता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट सपोर्ट गवर्नमेंट बॉडीज को, ठीक है ना। ओके। और यहां पे नेशनल डाटा सेंटर्स भी हैं NIC के, बता दिया मैंने आपको।
एनआईसी ने एक नेटवर्क को बनाया। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने एक नेटवर्क को बनाया। नेटवर्क तो बनाना था, काम करना था बहुत अच्छी तरह से। तो एनआईसी ने 1987 में एक नेटवर्क बनाया, उसका नाम है एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। एनईटी का मतलब होता है नेटवर्क। तो एनआईसी के नेटवर्क का नाम 1987 में बनाया गया एनआईसी नेट। ओके, इस एनआईसी नेट को असल में इंट्रोड्यूस किसने किया? डॉक्टर एन शेषागिरी। अब ये डॉक्टर एन शेषागिरी जो है मेरे दोस्तों, ये एनआईसी सेंटर में मेन बंदा था जो काम करता था एनआईसी सेंटर में। तो ये डॉक्टर एन शेषागिरी जो है उसी ने इंट्रोड्यूस किया निक नेट। ओके, निक नेट, एनआईसी के लिए नेट इंट्रोड्यूस किया। क्या करेगा ये क्या करेगा? ये मिनिस्ट्रीज जितने भी हैं, मिनिस्ट्रीज के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो बाकी डिपार्टमेंट्स है जो भी है, मिनिस्ट्रीज को डिपार्टमेंट्स से और डिपार्टमेंट्स को मिनिस्ट्रीज के या आपस में डिपार्टमेंट्स को या मिनिस्ट्रीज को आपस में ये लिंक करेगा। तो ये इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस देगा विद मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स, और खासकर जो इंस्टीट्यूशंस हैं डिपार्टमेंट्स के नीचे, मिनिस्ट्रीज के नीचे डिपार्टमेंट और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, उनको भी आपस में ये लिंक देगा। इन शॉर्ट ये इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस देगा विद मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब ये जो निक नेट है ना, ये किसके बेसिस पे बनाया गया? नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क। तो अब आपको सवाल ये भी आ सकता है कि निक नेट के का बेस क्या था? नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क था। ओके, तो सैटेलाइट बेस्ड ये कंप्यूटर नेटवर्क था, ये याद रखना। सैटेलाइट बेस्ड ये कंप्यूटर नेटवर्क था, निक नेट, याद रखना। 1987 में ये हुआ, लेकिन 1987 में ही बनाया गया डिसनिक। डिसनिक क्या है? निक का ही ये हिस्सा है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का ही है ये हिस्सा है। लेकिन डीआईएस, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, डीआईएस का मतलब है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो असल में डिसनिक क्या है? ये है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एनआईसी। एनआईसी का ही ये डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसका मकसद क्या था? डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करना? कंप्यूटराइज करना डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज को। जितने भी इंडिया में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं उनको कंप्यूटराइज करना, वहां पे कंप्यूटर सिस्टम्स प्रोवाइड करना, कंप्यूटराइज करना डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, ठीक है। तो 1987 की ये बात थी। लेकिन 1990s में क्या होता है? बहुत सारे कंप्यूटर्स इंडिया में आते हैं, ऑफिसेज में आते हैं, हर ऑफिस में, हर बिजनेस सेटअप में, ऑफिसेज में आते हैं कंप्यूटर्स। तो 1990s में कंप्यूटर रेवोल्यूशन इन इंडिया हुआ, जिससे क्या हुआ? कंप्यूटर लिटरेसी की बहुत नीड हुई और कंप्यूटर लिटरेसी भी बढ़ गई क्योंकि लोगों ने जानना स्टार्ट किया कंप्यूटर के बारे में। तो 1990s में कंप्यूटर लिटरेसी आती है, कंप्यूटर रेवोल्यूशन इन इंडिया आता है। इसको कभी कभी बोला जाता है ऑपरेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, 1990s में आता है। ठीक है, ओके। चलिए बताया मुझे डिसनेक किस लिए था? डिस्ट्रिक्ट, डी से डिसनेक, डी से डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, निक नेट किस लिए बनाया? नेट किस लिए बनाया? इंटरलिंकेजेस करना डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज को। ठीक है, ओके, यहां तक आपको समझ में आया। ऑपरेशन नॉलेज कंप्यूटर्स का मकसद क्या था? कि कंप्यूटर्स का नॉलेज बढ़ना, कंप्यूटर लिटरेसी होना, कंप्यूटर रेवोल्यूशन इंडिया में आना। कब आया? 1990s में। और ये भी आप डेट याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, अभी 1999 पे आ जाइए। तो 1999 में क्या होता है दोस्तों? 1999 में एक मिनिस्ट्री को बनाया जाता है जिस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे पहले कौन सी मिनिस्ट्री स्टार्टिंग में थी? स्टार्टिंग में थी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहां पे और एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है 1999 में। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1999 में बनाई जाती है। लेकिन 1999 में जब इसको बनाया जाता है, इसको मर्ज भी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को बनाया गया, उसको मर्ज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और आईटी को दोनों का एक ही नाम फिर पड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। तो अब आप मुझे बताइए, अब कौन सी मिनिस्ट्री आपके सामने है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। मिनिस्ट्री के अंडर दोस्तों 3 डिपार्टमेंट्स है, ये है आपके सामने। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है इस मिनिस्ट्री के अंदर? इस मिनिस्ट्री के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डीटी, लेकिन आज इसको बोलते हैं मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको मैंने ऊपर मीटी मीटी 2 बार बोला, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा इधर जब हम पहुंचेंगे, तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा ये मीटी कैसे बना, क्या हुआ। तो समझो फिलहाल इतना, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी बनाई गई उसको जोड़ा गया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ, नाम पड़ा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। 3 डिपार्टमेंट है इसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज उसको बोला जाता है मीटी। अगर सवाल आए, आप बताएं कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, आपको जवाब होना चाहिए पता। अगर ये सवाल आए मीटी को पहले नाम क्या था? मीटी का पहले नाम था डिपार्टमेंट, ये पहला डिपार्टमेंट था, फिर ये मिनिस्ट्री बना।
एक और बात याद रखो, और एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। दोस्तों पोस्टल सर्विस इन इंडिया बहुत पहले के हैं, जब यहां पे ब्रिटिशर्स थे ना तभी ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट था। तब मेरे दोस्तों अगर मैं याद करके बोलूं, हाँ 1766, हाँ 1766 ही है बिल्कुल। वारन हास्टिंग्स ने मेरे दोस्तों क्या किया था, उसी ने पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया इंट्रोड्यूस किया था। वारन हास्टिंग्स जो है ब्रिटिश के दरमियान में, वारन हास्टिंग्स 1766 में पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया डालते हैं। और पहले इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को पहले बोला जाता था इंडियन पोस्टल सिस्टम, तो बाद में इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पड़ा। तो इन शॉर्ट ये 3 डिपार्टमेंट्स है इस मिनिस्ट्री के अंडर। अब मैं आपको बताऊं आगे चल के 17 अक्टूबर 2000 को क्या होता है, तो सुनो, आईटी एक्ट को बनाया जाता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाता है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट खासकर किसके लिए बनाया गया, ये डील करने के लिए साइबर क्राइम और ई कॉमर्स, साइबर क्राइम और ई कॉमर्स को डील करने के लिए आईटी एक्ट बनाया गया। साइबर क्राइम के लिए बहुत सारा वहां पे बताया गया कि कितने साल की सजा होगी, कितना फाइन लगेगा। मैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, अगर कोई इलीगल हैकिंग करता है, इलीगल हैकिंग अगर कोई करता है तो 3 साल की सजा हो सकती है, 5 लाख फाइन हो सकता है। इसी तरह अगर कोई बंदा दूसरे इंसान का पासवर्ड यूज करता है, पासवर्ड अदर पर्सन का वो सिर्फ यूज करता है, और अगर दूसरा इंसान कोर्ट में केस करे कि मेरे को पासवर्ड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी, बंदे ने मेरे पूछने के बगैर पासवर्ड यूज किया वगैरह वगैरह, केस हुआ, तो मेरे दोस्तों उसके ऊपर फाइन क्या है, 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा और 3 साल की सजा, 3 साल का इंप्रिजनमेंट हो सकता है और 1 लाख तक फाइन लग सकता है अगर कोई पासवर्ड दूसरे पर्सन का यूज करता है। अगर कोई प्राइवेट इमेजेस को पब्लिश करता है तो 2 लाख का फाइन, 3 साल की सजा। अगर साइबर टेररिज्म कोई करता है, याद रखना आईटी एक्ट बोलता है अगर साइबर टेररिज्म कोई करता है तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल इसमें मेरे दोस्तों आईटी एक्ट बहुत बड़ा है, पढ़ने को तो बहुत बड़ा है। ये 4 शेड्यूल्स है, इसमें 13 चैप्टर्स है, 94 सेक्शंस है। 2008 में एक मेजर अमेंडमेंट हुआ आईटी एक्ट में, क्या हुआ, सेक्शन 66A ऐड हो गया। तो 2008 में जो अमेंडमेंट हुआ आईटी एक्ट में, सेक्शन 66A को ऐड कर दिया गया। एक और बात याद रखो, ये 17 अक्टूबर 2000 भी याद रखना, 17 अक्टूबर पे ये फोर्स में आया, वजूद एनफोर्स हुआ ये 17 अक्टूबर को। लेकिन 9 जून 2000 को साइन किया प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट कौन था, के.आर. नारायण। तो के.आर. नारायण जो प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने साइन इसको किया आईटी एक्ट को। कब, क्योंकि आपको पता है एक्ट बनने के लिए लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करना चाहिए। तो 9 जून 2000 को साइन किया और 17 अक्टूबर 2000 को ये फोर्स में आया, वजूद में आया आईटी एक्ट। मेरे दोस्तों उसके बाद 2006 में क्या हुआ, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बनता है। ये मैं आपको समझाऊंगा, इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के बारे में। 2015 में डिजिटल इंडिया आया, हम डिजिटल इंडिया भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा इतना जानो। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आया इसलिए कि ई गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल हो जाए सिटीजन्स को। जो सिटीजन्स है, जो कॉमन मैन है, नॉर्मल जितने भी लोग हैं, रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, उनको ई गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल हो जाए। डिजिटल इंडिया का भी मकसद यही था कि ई गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल हो जाए, प्लस इंटरनेट हर जगह हो, कनेक्टिविटी हो, वगैरह वगैरह। ये हम आगे अच्छी तरह पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखो, डेट ही याद रखो फिलहाल के लिए तो काफ़ी है। और एनईजीपी की शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म याद रख लेना यहाँ पे। 2016-19 जुलाई को क्या होता है दोस्तों, ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट था। डिपार्टमेंट कौन सा सॉरी ये तो नहीं, डिपार्टमेंट कौन था, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यही डिपार्टमेंट को बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी। कब, 2016-19 जुलाई को। मेरे दोस्तों ये जो मिनिस्ट्री है इसको कार्व किया गया आउट ऑफ मिनिस्टर, मतलब इसके बाहर निकाला गया। इसके अंदर था ये डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया गया मीटी में, फिर इसके बाहर निकाला गया। इन शॉर्ट आप इतना ही जानो, ये मिनिस्ट्री है, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो डिपार्टमेंट का फिर बना दिया नाम, अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई गई। तो ये मिनिस्ट्री क्या, इसी के बाहर निकाली गई। असल में ये इसके अंदर डिपार्टमेंट था, लेकिन आप बोल सकते हो कार्वर्ड आउट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आईटी। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आईटी है, इसी के अंडर ये था, तो अब इसको बाहर निकाला गया, कार्व आउट किया गया। अब एक बात याद रखना, कैसे कार्व आउट किया गया, डीटी एक था, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आईटी था उसके अंदर डीटी था, उसी डीटी को फिर मीटी नाम दिया गया 2016 में। कब, 19 जुलाई, ठीक है। अभी यहां पे हम पढ़ेंगे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान और डिजिटल इंडिया के बारे में। चलो दोस्तों आगे।
देखो, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के बारे में हम समझते हैं। 18 में 2006 को ये ला गया नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के लिए हेडक्वार्टर जो था ना, जो ये प्लान बनाने के लिए हेडक्वार्टर, हर एक काम के लिए हेडक्वार्टर चाहिए, तो न्यू दिल्ली में इसका। आपको एक बात कहूंगा मैं, जब भी आपको कभी भी हेडक्वार्टर आए ना, तो 99.9% चांसेस होते हैं कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होता है, ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो एनईजीपी जो दोस्तों 18 मई 2006 को बनाया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। लेकिन किसने बनाया इसको? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया, और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिलके एनईजीपी को बनाया। मोटो क्या था, मकसद क्या था एनईजीपी का? एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए, ठीक है, एक कदम आपकी। ये मकसद क्या है? मकसद यही है कि डिजिटल इंडिया बनाए, मकसद यही है कि ई गवर्नमेंट सर्विसेज हम कॉमन मैन को भी प्रोवाइड करें, मकसद यही है कि ई गवर्नमेंट सर्विसेज, यहां पे सुनो ना, मकसद यही है, विजन यही है कि ई गवर्नमेंट सर्विसेज को, एनईजीपी का मकसद क्या था? ई गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेलेबल करे, सिटीजन्स को अवेलेबल करे, कॉमन मैन को अवेलेबल करे, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, किसी को भी अवेलेबल करे, एक्सेसिबल बनाए कि हर कोई एक्सेस कर सके, अवेलेबल के साथ साथ एक्सेस भी, अफोर्ड भी कर सके, ज्यादा महंगा ना इंटरनेट कनेक्शन रखे, ज्यादा महंगा ना ई सर्विसेज रखे, तो अफोर्डेबल भी हो जाए, ट्रांसपेरेंट रहे। जब लोगों को ई गवर्नमेंट के सर्विस के बारे में सब कुछ पता हो, गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है, तो ट्रांसपेरेंट रहेगा सब कुछ टू द कॉमन मैन को, चाहे वो कोई भी हो। और मेरे दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताऊं, एक ये जो एनईजीपी है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स को बनाया गया। उनको बोला जाता था मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। हर एक प्रोजेक्ट का एक मिशन होता था। पहले मैं आपको बताता हूं मिशन मोड प्रोजेक्ट्स क्या होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स जिनका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनके वेल डिफाइंड मिशंस है, उन इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स को जिनके वेल डिफाइंड मिशंस है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, उन्हीं को बोलते हैं मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, एमएमपी, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। तो मेरे दोस्तों, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ने कितने मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे पहले? तो सुनो। एनईजीपी में पहली स्टार्टिंग में जब ये एनईजीपी बना, कब बना? डेट आपके सामने है, 2006 18 में। तो पहले क्या था एनईजीपी में? कौन से वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स थे, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स थे? तो 27 एमएमपीज थे, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे। 2011 में और 4 को ऐड किया गया। कौन सा? पोस्ट्स हेल्थ एजुकेशन पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये 4 को ऐड किया गया 2011 में। तो 27 को ऐड करो, 4 कितना बन जाता है? 31 एमएमपीज हैं आज। और 31 एमएमपीज क्या है? एमएमपी का मतलब मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। 31 एमएमपी जो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप पीडीएफ को जूम करके देख सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स को एक नजर मारिए, ठीक है, दूर से देख लीजिए। सेंट्रल मिशन मोड प्रोजेक्ट्स 11 है, स्टेट के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट्स कितने हैं? 13 है, स्टेट के लिए ज्यादा है, और इंटीग्रेटेड सेंटर स्टेट के लिए 7 है, ठीक है। इनको अब दूर से देखो, ये प्रोजेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है। किसके? एनईजीपी के। एनईजीपी के, चलो ठीक है, ये याद रखना, आज 31 एमएमपीज है, प्रोजेक्ट्स है, लेकिन 8 कंपोनेंट्स है असल में एनईजीपी के। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स 8 इसके हैं, जैसे कि जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेना। स्टेट डाटा सेंटर SDCS और कॉमन सर्विस सेंटर्स CSCS। तो ये एक्स्ट्रा मतलब और भी है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये 2 भी याद नहीं रखोगे तो ज़्यादा चांसेस नहीं है सवाल आने के। ये 2 थोड़े से इंपॉर्टेंट लगे तो बस। अभी मतलब 8 कंपोनेंट्स से एनईजीपी बना हुआ है, ये 2 मैंने बता दिए। और एनईजीपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने हैं? 31 एमएमपीज, वो मैंने आपको बता दिए। सेंट्रल के लिए एनईजीपी कितने प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेट के लिए इंटीग्रेटेड के, वो भी आपको मैंने बता दिया। प्रोजेक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं, एक बार नजर मारो, दूर से देखो, बस याद करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा उधर से सवाल, लेकिन फिर भी अंदाजा होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि CEO जो एनईजीपी का है वो कौन है? अनूप कुमार अग्रवाल। अभी हम चलते हैं मेरे दोस्तों एनईजीडी। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है एनईजीपी और एनईजीडी में। एनईजीडी अलग है मेरे दोस्तों, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन इसका नाम है। इसको 2009 में किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी ने बनाया, ठीक है ना। 2009 में पहले क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, लेकिन आज क्या है? आज मीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो मकसद की बात यह है, आप ये बोल सकते हो कि एनईजीडी को असल में इस मिनिस्ट्री ने बनाया, लेकिन एनईजीडी आज किसके अंडर आता है? आज इस मिनिस्ट्री के ये अंडर आता है, ठीक है, ओके। तो एनईजीडी जो है उसको क्यों बनाया? उसको बनाया गया इसीलिए कि वो सपोर्ट करे, किसको पर करे सपोर्ट? जो ये मिनिस्ट्री होगी, और आजकल मिनिस्ट्री है मीटी, तो सपोर्ट करे शॉर्ट में मिनिस्ट्री को। अगर आप ये वाली मिनिस्ट्री भूल ही जाओगे ना, मीटी को याद रखना, आजकल की बातें ज्यादा याद रखना। एनईजीडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी को सपोर्ट करने के लिए है। और क्या सपोर्ट करेगा? इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स एट सेंटर स्टेट लोकल लेवल। सेंटर स्टेट और लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट करना है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स। इसको मिनिस्ट्री ये काम करता है, लेकिन मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एनईजीडी को बनाया गया। तो एनईजीडी मिनिस्ट्री को ही सपोर्ट करता है। और एनईजीडी का सीईओ कौन है? अभिषेक सिंह, ये याद रखना। अब यहां तक तो ठीक है। अभी मैं आपको ई क्रांति समझाने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ई क्रांति को बोलते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 बी, और ये इसको बोलते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 1.0, ठीक है, 1.0, इसको बोलते हैं एनईजीपी 2.0। ई क्रांति को, ई क्रांति क्या है मेरे दोस्तों? ई क्रांति पिलर है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का, 5th पिलर है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का। ये मैं आगे बता दूंगा आपको। इसको दोस्तों ई क्रांति को अप्रूव किया गया कब? 25 मार्च 2015 को। ई क्रांति का विजन क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। अगर आपको गवर्नेंस ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस भी, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन लानी है। तो अब मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं कि ई क्रांति जो है मेरे दोस्तों, इसकी वजह से ज्यादा ही प्रोजेक्ट्स आए, एमएमपी प्रोजेक्ट ज्यादा ही आए। यहां पे मिशन मोड प्रोजेक्ट्स 31 ही थे, लेकिन इसकी वजह से और 13 ऐड हुए, 13 31 को ऐड हुए और 44 एमएमपीज बने, 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स दोस्तों बने ई क्रांति मिशन की वजह से। पहले तो 31 थे एनईजीपी 1.0 में, लेकिन 13 ऐड हुए एनईजीपी 2.0 में, जिसका नाम है मिशन क्रांति। 13 ऐड हुए तो 44 एमएमपीज है मिशन क्रांति में। वो 44 एमएमपीज क्या है आप देख लीजिए। सेंटर के लिए 15, स्टेट के लिए 17 और इंटीग्रेटेड 12। यहाँ पे स्टेट का फिर भी ज़्यादा, सेंटर का कम और इंटीग्रेटेड 12। ये आप याद रख लेना मेरे दोस्तों, ये मिशन ई क्रांति है, या आप मिशन क्रांति भी बोल सकते हो। ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति जो है, इसमें क्या है कि ई क्रांति एनईजीपी की तरह ही है, लेकिन एनईजीपी की तरह तो था, लेकिन साथ में 13 चीजें और ऐड हो गई दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहां पे कि ई क्रांति जो है वो 5th पिलर है। किसका? डिजिटल इंडिया का। डिजिटल इंडिया अब हम पढ़ेंगे, और वहां पे आपको 5th पिलर, डिजिटल इंडिया में 9 पिलर है, 5th पिलर ई क्रांति ही है। और 5th पिलर जो ई क्रांति है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है डिजिटल इंडिया का, याद रखना। और 5th पिलर जो डिजिटल इंडिया का 5th पिलर है ई क्रांति के बारे में, अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हो आप इस पीडीएफ को देख के थोड़ा सा पढ़ सकते हो। पिलर 5 है डिजिटल इंडिया का, ई क्रांति। इसको कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी का भी नाम पड़ता है। और यहाँ पे मेरे दोस्तों आप पढ़ लीजिए, टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन देना है, स्कूल्स को ब्रॉडबैंड देने हैं, फ्री वाईफाई देने हैं, डिजिटल लिटरेसी लाना है। ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं, टाइटल ही पढ़ो तो काफ़ी है। एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया, हेल्थ केयर पे ज़्यादा जोर दिया गया, प्लानिंग पे, फार्मर्स पे, सिक्योरिटी पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, जस्टिस पे। और यहाँ पे ये याद रखना, ई क्रांति में बताया गया ई कोर्ट्स को बनाओ, ई पुलिस को बनाओ, ई जेल्स को बनाओ, पी प्रोसिक्यूशन को बनाओ। तो ये वाला याद रखना, टेक्नोलॉजी फॉर जस्टिस क्या क्या होगा। और साइबर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे उन्होंने बताया नेशनल साइबर सिक्योरिटी बनाओ, ये भी ठीक है, थोड़ा सा याद रखना और बस इसको ध्यान देना, ठीक है। तो ई क्रांति जो था मेरे दोस्तों वो 5th पिलर है किसका? डिजिटल इंडिया का। अब हम डिजिटल इंडिया ही पढ़ेंगे और 5th पिलर है उसका ई क्रांति। लेकिन आपके मन में सवाल होगा, सर डिजिटल इंडिया तो बाद में आया, ई क्रांति पहले बना। डिजिटल इंडिया तो 1 जुलाई 2015 को आया और ई क्रांति तो दोस्तों 25 मार्च को ही आया। ये तो 25 मार्च को आया और बाद में 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया आया। मेरे दोस्तों डिजिटल इंडिया बाद में आया, ई क्रांति पहले ही था, लेकिन डिजिटल इंडिया के अंदर फिर ई क्रांति को इंटीग्रेट किया एज 5th पिलर, ठीक है, ओके। तो दोस्तों अब हम डिजिटल इंडिया के बारे में सीखते हैं, समझते हैं। तो सुनो, सबसे पहले डिजिटल इंडिया का मेन मकसद था आईटी प्लस आईटी इक्विवेलेंट टू आईटी। मकसद इंडिया का टैलेंट जो है, सुनो, इंडिया का टैलेंट जो है
उसको अगर आप जोड़ोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, तो इंडिया का जो यूथ है, इंडिया का जो टैलेंट है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा एसेसिबिलिटी दोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओगे स्कूल्स में वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो अगर इंडियन टैलेंट को आप जोड़ रहे हो किसी भी तरह से इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, तो इसका मतलब है इंडिया का बेटर फ्यूचर होगा, इंडिया टुमारो बनेगा। ठीक है, ये था डिजिटल इंडिया का मेन शॉर्ट में मकसद। डिजिटल इंडिया को 1 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। अब नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, कभी कभी बताया जाता है कि इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। नहीं मेरे दोस्तों, मिनिस्ट्री ने डेवलप किया, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। याद रखना, डिजिटल इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। किस मिनिस्ट्री ने डिजिटल इंडिया को डेवलप किया? इसी मिनिस्ट्री ने डिजिटल इंडिया को डेवलप किया। क्या है ये? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन डिजिटल इंडिया को लॉन्च किसने किया? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 1 जुलाई 2015 को। मोटो क्या है डिजिटल इंडिया का? मोटो है पावर टू एम्पावर। पावर दे दो एम्पावर करने के लिए। अभी ये तो ठीक है, 9 पिलर है डिजिटल इंडिया के, जिसमें मैंने आपको बोला ई क्रांति है 5th पिलर। 9 पिलर्स है डिजिटल इंडिया के। तो मैं पिलर्स आपके सामने लाता हूं, पीडीएफ को आप जूम कर लेना, जब आप पीडीएफ आपके सामने टेलीग्राम पे मिलेगी आपको। तो 9 पिलर्स है डिजिटल इंडिया के। ब्रॉडबैंड हाईवेज, मतलब कि हाईवेज ब्रॉडबैंड का मतलब होता है कि आप रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो, स्टेट हो, सेंटर हो, पूरी हर जगह आप ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दीजिए। सेकंड क्या था? यूनिवर्सल एसेस टू फोन्स। यूनिवर्सल एसेस लगाइए, फोन्स हर के पास एक फोन्स होने चाहिए। इस तरह के इंडिया में भी कंपनीज बनाइए कि वो एसेसिबल हो जाए, हर जगह एसेस हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ ही जगह फोन आपको मिले, कुछ जगह ना। तो ये था डिजिटल इंडिया का मकसद। पब्लिक इंटरनेट एसेस प्रोग्राम, इतना ही नहीं कि फोन दोगे, ब्रॉडबैंड दोगे, लेकिन पब्लिक इंटरनेट एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, एसेस भी होना चाहिए। ई गवर्नेंस भी दोस्तों, ई गवर्नेंस जो आप पढ़ रहे हो वो भी डिजिटल इंडिया का एक पिलर है, 4th पिलर। रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना? ओके। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सबको इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा आप इंडिया में करो। टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट्स, आप बाहर से इंपोर्ट्स कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक सामान का, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा करो। डिजिटल इंडिया का 7th पिलर था ये। आईटी फॉर जॉब्स, आईटी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स हो, 8th पिलर। इसी तरह अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स को आप जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करो। तो ये था मेरे दोस्तों डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स। इसमें ई क्रांति था 5th पिलर पे, और ई गवर्नेंस। तो आप बस 2 याद रखो मेरे दोस्तों, अगर 2 ही याद रखोगे काफी है। ई क्रांति 5th पिलर और ई गवर्नेंस 4th पिलर। चलिए आगे मेरे दोस्तों, डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम मतलब इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। अम्ब्रेला प्रोग्राम है तभी जाके डिजिटल इंडिया के आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारे सब प्रोग्राम्स देखे होंगे, और हम देखेंगे कुछ इनिशिएटिव्स डिजिटल इंडिया के अंदर क्या क्या है। डिजी लॉकर, डिजिटल इंडिया में जो प्रोग्राम उठाया गया, इनिशिएटिव उठाया गया, एक है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या है? अगर एक बंदा है, उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकता है, सेव रख सकता है, सेफ रख सकता है, सेफ रख सकता है, सेव रख सकता है। डिजी लॉकर इंसान को 1 GB की स्पेस दे सकता है। अगर आप चाहते हो डिजी लॉकर में अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखना, आप रख सकते हो। 1 GB तक स्पेस है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है। उसी तरह इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया है जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी का मतलब है कि इन तीनों को मिला के बेटर आउटकम्स निकले। JAM का मतलब है जे से जनधन, A से आधार, M से मोबाइल। तो क्या हुआ? जनधन अकाउंट्स बनाए गए, हर घर में अकाउंट नंबर्स, आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा बैंक कनेक्टिविटी इंसानों को दिया गया, तो अकाउंट नंबर्स के साथ जोड़ा गया इंसानों को जनधन। अब जनधन में तो ठीक है, लेकिन उन अकाउंट्स को फिर बाद में जोड़ा गया आधार के साथ, फिर आधार भी मिला, अकाउंट्स को जोड़ा गया आधार के साथ, ठीक है। बैंक अकाउंट्स को जोड़ा गया आधार के साथ, ठीक है। लेकिन बाद में उनको जोड़ा गया मोबाइल्स के साथ। आप मोबाइल के जरिए सब कुछ अपना खाता वाता बैंक को चला सकते हो, ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, बैलेंस देख सकते हो, वगैरह वगैरह कर सकते हो, बिल्स पे कर सकते हो, फीस पे कर सकते हो। उसके बाद मेरे दोस्तों 3rd नंबर पे जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर जो इनिशिएटिव्स उठाए गए, डिजिटल इंडिया के अंदर अम्ब्रेला स्कीम जो है, उसके अंदर जो इनिशिएटिव उठाया गया, माई गवर्नमेंट ऐप। माई गवर्नमेंट ऐप क्या था? गवर्नमेंट और सिटीजन्स को लिंक करना ताकि गुड गवर्नेंस हो जाए। इसमें डिस्कशन का एक ऑप्शन आता है, पोल का एक ऑप्शन आता है, टॉक का ऑप्शन आता है। तो इन गवर्नमेंट सिटीजन्स के साथ डिस्कस कर सकता है, पोल कर सकता है, टॉक कर सकता है माई गवर्नमेंट ऐप के थ्रू। उमंग ऐप आया। उमंग क्या है? यूनिफाइड मोबाइल ऐप
फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या था उमंग में, इसमें सारी सर्विसेज एक ही में लाई गई, एक ही ऐप में, और सिक्योर सर्विसेज लाई गई, मल्टीलिंगुअल फैशन में सर्विसेज लाई गई, जैसे कि टैक्स की बात है, बिल की बात है, टिकट, फीस, डिजी लॉकर जो ऊपर था वो भी, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हैं एक साथ एक ऐप में आपको मिलेंगी, सिक्योरिटी के साथ, मल्टीलिंगुअल फॉर्मेट में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में। ई साइन को लाया गया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। अब सिटीजंस ऑनलाइन साइन दे सकते हैं, बस उनको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। स्वच्छ भारत मिशन ऐप बनाई गई ताकि स्वच्छ भारत मिशन जो है उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। डिजिटल अटेंडेंस, मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज छुट्टी करते थे, ज्यादा स्कूल्स में नहीं आते थे, ज्यादा जॉब्स पे नहीं आते थे, तो डिजिटल अटेंडेंस लाया गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। ये सारे हैं मेरे दोस्तों इनिशिएटिव्स अंडर डिजिटल इंडिया, ठीक है। उसके बाद ई एजुकेशन लाया गया, एजुकेशन के मामले में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ लाया गया, हेल्थ के मामले में हेल्थ केयर सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिलेगी, आपको डॉक्टर ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी तरह ई कैबिनेट लाया गया, और पहला है आंध्र प्रदेश जिसने ई कैबिनेट को इस्तेमाल किया। कैबिनेट मीटिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती हैं, कैबिनेट मीटिंग्स आप इंटरनेट के जरिए कर सकते हो। और दर्पण भी एक ऐप है, उसको लाया गया। वो दर्पण क्या है, उसमें हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स मेंशन होते हैं। और मेरे दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल्स लाए गए ताकि स्कॉलरशिप्स एक जगह मिले हर एक इंसान को। जीवन प्रमाण लाया गया, पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण लाया गया। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, डिजिटल इंडिया मिशन के अंडर। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। कमेंट कीजिए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बाय बाय बाय।